बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक छोटा सा ब्रेक इसलिए ले लिया ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे। तो चूँकि लेंथ लंबी हो जाती है तो मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि फिर वो हमारा कंसंट्रेशन लेवल उस तरह का नहीं रहता। तो बेहतर ये है कि इस एक सर्टेन सेगमेंट आपको समझाया, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट से पहले उस वीडियो को ब्रेक कर दिया जाए ताकि आप पार्ट्स के अंदर उस चीज़ों को समझ सकें। तो डिज़ाइन प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह अभी हमने बताया कि एसीआई कोड जो है वो 31819 ने रिमूव कर दिया डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को। रिमूव करने का मैंने रीज़न भी आपको बता दिया कि क्यों रिमूव कर दिया है, और वो स्पेसिफिकली लिख दिया है कि 31814 जो है वो अलाउ कर रहा है, और वो अभी तक उस 19 का कोड भी इजाज़त देता है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है एसीआई कोड का सेक्शन 810 जो है 810 जो है इज़ एन अप्रॉक्सीमेट प्रोसीजर है। डेफिनेटली आपको पता है कि जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है, एग्जैक्ट एनालिसिस हैं, वो जो प्लेट्स का है वो इंतहाई डिफ़िकल्ट है। वो आगे चल के हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि कौन से प्रोसीजर है जिसकी मदद से एग्जैक्ट एनालिसिस हो सकता है। तो अगर आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम एडवांस लेवल की मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड देखेंगे तो उसके अंदर फ्लैट प्लेट का जो मैकेनिक्स का एनालिसिस है दैट्स वेरी टीडियस है और बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से कोड ने जो है अप्रॉक्सीमेट प्रोसीजर दे दिए हैं। डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड इज़ वन ऑफ दैट अप्रॉक्सीमेट प्रोसीजर फॉर द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ टू वे स्लैब। इट इज़ लिमिटेड टू स्लैब सिस्टम। इसकी लिमिटेशन है सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसे सब सिस्टम के लिए है जिसके ऊपर लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो। तो अब फिर हम देखेंगे कि अगर लोडिंग पैटर्न डिफरेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पैटर्न लोड उसके ऊपर आ रहे हैं, तो फिर हम इस पर्टिकुलर मेथड को किस तरीके से उसको उसके अंदर अडॉप्ट करवा सकते हैं। पैटर्न लोडिंग से मुराद ये है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप सब समझते हैं कि पूरी की पूरी स्लैब थिकनेस के ऊपर लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर स्क्वायर फीट के ऊपर जो लोड की इंटेंसिटी है दैट इज़ द सेम। और अगर पैटर्न लोड की बात ये है कि जैसे नॉर्मली बिल्डिंग के अंदर आ सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉर्नर के ऊपर लोडिंग कुछ और है, ठीक है, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई और उसने सारी सेटिंग चेंज कराई और किसी और जगह के ऊपर लोडिंग कंडीशन उसने वो सारी की सारी लोड को वहाँ करवा दिया। तो अगर पैटर्न लोडिंग है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के बजाय किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लोडिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फिर पैटर्न लोडिंग कहलाती है। और पैटर्न लोडिंग को इंक्लूड करना डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड में उसके भी अपने तरीक़ेकार हैं। उस पर हम थोड़ी बहुत इंशाल्लाह जब ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का प्रोसीजर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह पैटर्न लोडिंग को भी इंक्लूड करेंगे और उसको भी समझाएंगे आपको कि किस तरीके से पैटर्न लोडिंग को आपने लेना है। तो करंटली जो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है इज़ लिमिटेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक तो कंडीशन ये वो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड की है कि लोड शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड ऑन इक्वली और नियरली इक्वली स्पेस्ड कॉलम। दूसरी कंडीशन ये है कि जो टू वे स्लैब्स हैं वो जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द कॉलम लेंथ जो है उनकी कॉलम वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नियरली इक्वली स्पेस्ड हो। तो अब वो इक्वली स्पेस या नियरली इक्वली स्पेस की जो टर्मिनोलॉजी है जाहिर सी बात वेग है। तो इसको हम आगे चल के स्पेसिफाई करेंगे कि कोड किस हद तक कहता है कि 1%, 2%, 3%, 4% तक ऑफसेट है तो फिर हम अलाउ कर सकते हैं, नहीं कर सकता डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड। तो उसकी लिमिटेशन जब हम अब यहाँ करंटली हम आपको बता रहे हैं कि प्रोसीजर्स क्या अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने बात की कि डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है एंड दी अदर द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। और ईसीआई ने कहा कि चूंकि और भी बहुत सारे मेथड हैं तो हम उस मेथड के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लोड के लिए है, और जो कंडीशन है वो जो कॉलम की स्पेसिंग है वो इक्वल हो या नियरली इक्वल हो। तो अब करता क्या है, अगर ये कंडीशन मेट कर रही है तो दिस मेथड यूजेस अ सेट ऑफ कोफिशिएंट्स टू डिटरमिन द डिजाइन मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन। हमारा जो पेन है सारा वो ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट्स एट अ क्रिटिकल सेक्शन। जितने भी क्रिटिकल सेक्शंस एक टू स्लैब्स के अंदर आ रहे हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव के, मैक्सिमम नेगेटिव के, जो क्रिटिकल सेक्शंस हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट्स एट दो पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब जो हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस है दैट एग्जैक्ट एनालिसिस आल्सो आपको मंजिल आपकी यही है कि यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन। जो भी आपके क्रिटिकल सेक्शन है थ्रू आउट द स्लैब, डिफरेंट स्लैब के सेगमेंट हैं आपके पास, ठीक है, जो पैनल बने हुए हैं, तो वहाँ जो क्रिटिकल सेक्शंस के ऊपर जो मोमेंट लेनी है वो मोमेंट हमारी मंजिल है। अब उस मंजिल को पाने का एक तरीका ये है कि बिल्कुल पुरखतर रास्ता है और कांटे पीछे में है, कांटे तो नहीं कहना चाहिए, मुश्किल रास्ता है जो आपका एग्जैक्ट एनालिसिस है। अगर आप उसको लेकर के चलना चाहते हैं वेल एंड गुड, इट्स अलाउज दैट, बट डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड्स आपको जो है वो फिर एक उसमें कोफिशिएंट मेथड दे देता है, आपको बता देता है कि भाई ये देखो ये अगर कंडीशन फॉलो कर रही है तो ये कोफिशिएंट लगा लो। एंड दिस मेथड चूँकि रिसर्च के बाद आया है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आया है, तो दिस मेथड इज स्टिल वैलिड।
और आपको जो रिजल्ट आते हैं वो एक्सेप्टेबल आते हैं और कोड उनको परमिट करता है। और जिस तरह मैंने पहले बात बताई थी, जो अगर आप एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं या जो आपके पास एक्चुअल लोड होती है, कैपेसिटी होती है एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, वो नियरली ट्वाइस हो जाती है बिकॉज ऑफ द मोमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि मोमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्योंकि अब हर चीज़ के ऊपर अगर हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो फिर चीज़ें काफ़ी लंबी होना शुरू हो जाती है, तो उससे फिर आप लोग भी जो है बोर हो जाते हैं कि भाई एक बात बाल की खाल उजाड़ने लग गए। Anyhow, the next method is the equivalent frame method and ACI code section 811 ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है, इज वन इन विच अ 3-dimensional बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ 2-dimensional इक्विवेलेंट फ्रेम। क्योंकि आपके पास बिल्डिंग 3-dimensional है तो फिर हर डायमेंशन के अंदर बिल्डिंग को कट करके इक्विवेलेंट फ्रेम बना देगा, यूं इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो आपने अगर फ्रेम देखा हुआ है, उस फ्रेम को लेकर के आपने उसको कटिंग करेंगे लॉन्गर डायरेक्शन में भी, शॉर्टर इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड के ऊपर। ये जब आगे चलेंगे तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड से भी स्लैब्स की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो कर क्या रहे हैं इसमें, वी आर कटिंग द बिल्डिंग अलोंग द लाइंस मिडवे बिटवीन कॉलम। दोनों डायमेंशन में जाएंगे, इस डायमेंशन में जा रहे हैं, दो कॉलम के दरमियान मिडवे है, यहाँ से कट कर दें, लेफ्ट के ऊपर बच गया, ये आपके पास एक फ्रेम है। इस कट से इस कट के दरमियान जो एक चीज़ बचा, ये आपके पास एक फ्रेम है। तो इक्विवेलेंट फ्रेम इन दिस डायमेंशन में ले लिया एंड देन इक्विवेलेंट फ्रेम इन दिस डायमेंशन में लेते हैं, तो बाय कटिंग। तो इसका तरीक़ाकार हम बताएंगे। द रिजल्टिंग फ्रेम आर कंसिडर्ड सेपरेटली इन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड ट्रीटेड फ्लोर बाय फ्लोर। इसको फिर हर फ्रेम को अलग से ट्रीट किया जाएगा और फ्लोर लेवल के ऊपर फिर इसका ट्रीटमेंट अलग से चलती चली जाएगी। तो दोनों मेथड बड़े अच्छे हैं, दोनों मेथड की अपनी अपनी वर्सटैलिटी है, अपने अपने वो है। तो वी विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड। तो इंशाल्लाह हम इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड के ऊपर भी बात करेंगे और वो भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर देखा जाएगा कि आपको जो ईजी लगता है, यू कैन अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। सो एक्सक्यूज मी। In addition to ACI 31814 code procedures, a number of other alternatives are available for the analysis and design of slab. तो और भी ढेर सारे प्रोसीजर हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स के लिए। द रिजल्टिंग स्लैब मे हैव अ ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट। जो रिजल्टिंग स्लैब्स हैं उनके अंदर फिर इन्फोर्समेंट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जो एनालिटिकल मेथड्स हैं मे बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द डिफॉर्मेशन। जो लोड और डिफॉर्मेशन के बेसिक रिलेशनशिप होती है, जैसे हम कहते हैं इलास्टिक है, प्लास्टिक है, नॉन लीनियर है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर आती हैं, उस मेथड की बेस के ऊपर जो है वो ACI कोड डिफरेंट प्रोसीजर जो हैं एनालिसिस मेथड जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या मेथड हैं। तो पहला है इलास्टिक एनालिसिस। कंक्रीट स्लैब मे बी ट्रीटेड एज एन इलास्टिक प्लेट, जो टिमोशेंको की मशहूर बुक है, प्रोसीजर है, वो उसको इस्तेमाल किया जाता है ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर इलास्टिक एनालिसिस के अंदर। फाइनाइट डिफरेंस एज वेल एज द फाइनाइट एलिमेंट सोल्यूशन हैव बीन प्रपोज टू एनालाइज स्लैब्स एंड प्लेट। इसके फिर टिमोशेंको के मेथड के हिसाब से फाइनाइट डिफरेंस और फाइनाइट एलिमेंट मेथड को भी पर भी ये मेथड को भी सॉफ्टवेयर और आपके पास जो है वो प्रोग्राम्स बन चुके हैं इलास्टिक एनालिसिस के ऊपर। दूसरा है जी प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस में डिफरेंट मेथड हैं। पहला मेथड इज द यील्ड मेथड, यूज टू डिटरमिन द लिमिट स्टेट ऑफ स्लैब बाय कंसिडरिंग द यील्ड लाइंस। जो यील्ड लाइन है, जिन जिन जगह के ऊपर आपके पास यील्डिंग आ रही है, उस यील्ड लाइन को लेकर के दैट अकर इन द स्लैब एज अ कोलैप्स मैकेनिज्म। तो ये कोलैप्स मैकेनिज्म जब स्लैब का अगर बनेगा, मतलब आपने लोड को लगाया और एक ऐसे स्टेज के ऊपर स्लैब आई जहाँ स्लैब फेल होने जा रही है, तो एक कोलैप्स मैकेनिज्म बनता है, एक लाइन बनती है, वो कहाँ 45 डिग्रीज के ऊपर लाइन बनती है, उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो एक ये मेथड है प्लास्टिक एनालिसिस का, जिसको हम कह रहे हैं कि यील्ड मेथड है। यील्ड लाइन जहाँ जहाँ बन रही है उसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रिप मेथड, वेयर द स्लैब इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्लैब जो है स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड द लोड ऑन द स्लैब डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन एंड द स्ट्रिप आर एनालाइज द बीम। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम छोटी छोटी अगर स्लैब ले लें तो उस स्लैब्स को किस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले रहा है इन बोथ ही डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में दिए 90 डिग्री के ऊपर, एक इस डायरेक्शन में और एक दूसरी डायरेक्शन में, वो स्ट्रिप्स ले रहा है एंड दो स्ट्रिप्स आर एनालाइज एज अ बीम ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस। क्योंकि आपका अल्टीमेट एम ये है कि यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन। एंड व्हाट आर द क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल मीन ये है कि कहाँ आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, कहाँ आपकी मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। बिकॉज फॉर दैट पॉजिटिव एंड दैट मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यू वांट टू सेव
योर पर्टिकुलर स्लैब, और आपकी स्लैब अगर आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट्स के लिए आपने रिइंफोर्समेंट डाल दी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्लैब सेफ हो गई। बाकी तो जो आपके सेक्शंस हैं वो आपके पास क्रिटिकल नहीं है, तो मोमेंट मैक्सिमम वहाँ थी, बाकी सेक्शन में मोमेंट या तो पॉजिटिव उससे कम हो रही थी या नेगेटिव उससे कम हो रही थी। तो क्रिटिकल सेक्शंस के लिए आपने मोमेंट को कैलकुलेट करना, दैट्स व्हाट योर एम इज एज फॉर द एनालिसिस इज कंसर्न। एंड देन एज फॉर एज द डिजाइन इज कंसर्न, यू वांट टू यूज दोज मोमेंट, द पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव एंड द मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट, you want to use those maximum positive and maximum negative moment to design your reinforcement। आप फिर उसके अंदर किस आप reinforcement स्पेसिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रोसीजर है कि कितना स्टील रेशो जो है उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेथड जो हम बताए चले जा रहे हैं ये प्लास्टिक मेथड्स हैं। और जो लास्ट मेथड है वो ऑप्टिमल एनालिसिस है, प्रेजेंट्स मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द reinforcement बेस्ड ऑन द प्लास्टिक एनालिसिस। ऑप्टिमल एनालिसिस नाम से पता चल रहा है कि ऑप्टिमल है, तो ये प्रेजेंट करता है मिनिमाइजिंग द reinforcement बेस्ड ऑन द प्लास्टिक एनालिसिस। तो ये फिर reinforcement को, चूंकि इलास्टिक की बेस पर अगर आप reinforcement डालेंगे तो reinforcement बढ़ेगी, प्लास्टिक एनालिसिस की बेस के ऊपर डालेंगे तो reinforcement डेफिनेटली मिनिमाइज होगी, तो फिर ऑप्टिमल एनालिसिस कहलाएगा वो। और इसके बाद जो एक दूसरा है जिसके ऊपर हमने कहा था कि इलास्टिक, प्लास्टिक और नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर इज डेफिनेटली इज द मोस्ट एक्यूरेट। तो दिस सिमुलेट्स द ट्रू लोड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। जो नॉन लीनियर है वो सिमुलेट करता है ट्रू लोड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब with finite element methods takes into consideration of the non-linearities of the stress strain relationship of the individual member। हर इंडिविजुअल मेंबर की, चाहे वो बीम है, कॉलम है, उसकी नॉन लीनियरिटी को, जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन जो करेक्टरिस्टिक्स है या लोड डिफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स है, दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस पर्टिकुलर मेथड। एंड दिस इज डेफिनेटली, अगर आप बिल्कुल ट्रू एनालिसिस कर रहे हैं और ट्रू कंसिडरेशन कर रहे हैं लोड डिफॉर्मेशन की, तो डेफिनेटली दैट वुड गिव यू द ट्रू रिजल्ट्स, ट्रू बेंडिंग मोमेंट्स आपको दे रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दोज बेंडिंग मोमेंट यू कैन कैलकुलेट दी जो एरिया ऑफ स्टील है वो फिर आप उसकी बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं। स्लैब थिकनेस चूँकि काफ़ी फिर लंबी चौड़ी डिस्कशन है, तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगी। सो थैंक यू वेरी मच। इसको आप देखिए, होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो स्लैब की है वो इससे इम्प्रूव होगी। तो लेट मी नो थ्रू यार, आप अपने ईमेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन रेज नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टीचर जो है वो आपके अंदर क्यूरोसिटी डेवलप नहीं कर पाता तो उसकी जो टीचिंग है वो डजंट यील्ड एनीथिंग। तो क्वेश्चन शुड रेज, और कॉन्फिडेंस आप में इतना हो कि आप उस क्वेश्चन को पूछें। Do not hesitate to ask those questions. If they are the basic question, कोई मसला नहीं है। Definitely there is, कहीं ना कहीं तो आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है ना, तो डजेंट मैटर। अगर आपके जो भी सवाल है, आप इस सवाल को कमेंट में, आप इसको सवाल को ईमेल में, सवाल को व्हाट्सएप में आप ज़रूर भेजिए। जिस हद तक मैं पॉसिबल होगा इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करके उसको जवाब दे दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।